हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल के पार्ट 2 बेस्ड एमसीक्यूज पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था एमएस एक्सेल के पार्ट 1 पर, जहां पर एमएस एक्सेल क्या होता है और इस पे बेस्ड एमसीक्यूज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और आज इस सेशन में हम लोग पार्ट 2 पर डिटेल में बात करेंगे और अलग अलग तरीके के एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे, जो नो डाउट कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर एक्सेल से क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। राइट, तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं एमएस एक्सेल पार्ट 2 पर। देखिए, एमएस एक्सेल पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि वहां पर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो क्या थे, और फिर हम यहां पर एमसीक्यूज को यहां पर स्टार्ट करेंगे। देखिए, एमएस एक्सेल की दो वर्जन है जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। या तो 2003 यानी ओल्डेस्ट वर्जन से पूछा जाता है, या फिर 2007 यानी लेटेस्ट वर्जन से क्वेश्चन पूछा जाता है। गेटिंग दी पॉइंट। तो अब हो सकता है कि वहां पर मेंशन हो कि ये ओल्डर है या न्यूअर वर्जन से है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन ही ना हो तो समझ जाइएगा कि 2003 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि उसका ऑप्शन क्या होगा। तो आगे आने वाले सेशंस में आप लोग देखेंगे और आज के सेशन में भी आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट करके दिया जाता है और उसका क्या आंसर होना चाहिए। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने बात की थी प्रीवियस सेशन में कि एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेल 2003 और 7 में कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होती हैं, और इन दोनों में अगर हम बात करें तो रोज अलग होती हैं और कॉलम्स अलग अलग होते हैं, जहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। तो चलिए सबसे पहले एक बार रिकॉल करते हैं कि एमएस एक्सेल 2003 में कितनी रोज होती हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। तो रोज की बात करें तो आंसर होगा 65,536, और कॉलम्स की बात करें तो आंसर होगा 256 कॉलम्स। ये बात हो गई 2003 यानी ओल्डर वर्जन की। और अगर हम बात करें लेटेस्ट वर्जन की या 2007 या उससे अबव वर्जन्स की, तो रोज होती हैं 10,48,576 और कॉलम्स होती हैं आपकी 16,384। और इन चार में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, या कई बार दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको तो आप याद रखिएगा ही रखिएगा। क्लियर है। आगे देखिए, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें तो एमएस एक्सेल बेसिकली क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। यानी वो सॉफ्टवेयर जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है उसे हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। तो एमएस एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है वो किस फॉर्म में है गाइस, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनेगा। अगली अगर हम बात करें तो एमएस एक्सेल वर्कबुक और वर्कशीट की कॉम्बिनेशन है। वर्कशीट की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं कि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट तीन वर्कशीट होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और इन वर्कशीट के कलेक्शन को ही वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। तो वर्कशीट का कलेक्शन क्या है, आंसर होगा वर्कबुक। और वर्कबुक बेसिकली क्या है, ये एक्सेल का रिकॉर्ड है जिसे हम वर्कबुक कहते हैं, या वो फाइल जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में रिकॉर्ड के फॉर्म में है, ये वर्कबुक है। क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें सेल क्या है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एमएस एक्सेल इज कॉल्ड सेल, या वो जगह जहां पर रोज और कॉलम्स आकर इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। यानी द प्लेस वेयर रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेल। वहीं कॉलम्स क्या है, देखिए कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट्स का यूज होता है, और रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स का यूज होता है, जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 के सेशन पर बात की थी। एक्सटेंशन, एमएस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस या डॉट एक्सएलएस एक्स होता है, जहां लेटेस्ट में डॉट एक्सएलएस एक्स का यूज होता है, और पुराने वर्जन यानी 2003 की बात करें तो डॉट एक्सएलएस का यूज होता है। और डॉट एक्सएलएस एक्स में एक्स क्या है, एक्स की फुल फॉर्म बनती है एक्सटेंडेड। क्लियर है। तो यहां तक आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा।
आगे अगर हम बात करें तो कल के सेशन में दो क्वेश्चन पर हम लोगों ने बात की थी, जहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कभी कभी एग्जामिनेशन में, है ना। तो कल आपने अगर प्रीवियस सेशन में अगर आपने देखा हो तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन कौन कौन सी बात की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल एंड विच कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होता है? जब हम माउस के थ्रू किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो वो सेल आपकी हाईलाइट हो जाती है, इसका मतलब कि वो सिलेक्ट हो जाती है और वो सेल आपकी एक्टिव सेल की कैटेगरी में आती है। अब क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्ले करता है एक्टिव सेल के कंटेंट को। तो आंसर यहां पर होगा फॉर्मूला बार। क्लियर है? तो कंटेंट की अगर कभी भी बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? फॉर्मूला बार। लेकिन अगर ये पूछें कि एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल के एड्रेस को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर अलग होगा, क्योंकि एड्रेस को रिप्रेजेंट करने वाला, डिस्प्ले करने वाला नेम बॉक्स होता है। ठीक, अब ये नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार दिखता कैसे है, ये प्रीवियस सेशन में यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में। लेकिन इन दो क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में गलत करके आते हैं कैंडिडेट, इसलिए इन दोनों को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि कंटेंट के केस में फॉर्मूला बार और एड्रेस के केस में नेम बॉक्स आएगा। क्लियर है? अब चलते हैं आज के 31st क्वेश्चन। जैसे कि प्रीवियस सेशन यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया था, आज हम लोग 31 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। द शॉर्टकट की टू क्रिएट चार्ट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करने की कौन सी शॉर्टकट की होती है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन हमने एज अ होमवर्क भी दिया था पार्ट 1 के सेशन में और आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर भी कमेंट बॉक्स में किए हैं। तो एमएस एक्सेल में चार्ट को ओपन करने की जो फंक्शन की है वो है F11। बिल्कुल सही, द आंसर इज गाइस F11 फंक्शन की is used to open a chart in MS Excel. Next, what combination key will help you to select the entire row of the active cell? यानी MS Excel में पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। अगेन दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सेल में रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की बताइए, या एक्सेल शीट में कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। तो दोनों ही आंसर याद रखिएगा। रोज के केस में सिलेक्ट करने के लिए आंसर होगा शिफ्ट के साथ स्पेस बार, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी एक्सेल शीट की। और अगर हम बात करें कॉलम्स की तो आंसर क्या होगा, अभी क्वेश्चन आ रहा है लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि हम रो किसे कहते हैं और कॉलम सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, और सिलेक्ट वर्कशीट का मतलब क्या है। वर्कशीट मतलब पूरी शीट, और पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए करेंगे तो पूरी शीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको रोज सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार, और अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार। तो कॉलम के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार, और अगर हम बात करें रो के लिए तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार। बस यही एक डिफरेंस है ना। तो इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा, क्योंकि रोज को सिलेक्ट करना और कॉलम को सिलेक्ट करना, इन दोनों में से अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, एन एरे ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में आता है। कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड, सेल के कलेक्शन को क्या कहते हैं, या एरे ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो इन दोनों ही केस में आंसर सेम होगा, वर्कशीट, जिसे हम लोग शीट भी कह सकते हैं। तो शीट कहें या वर्कशीट कहें, बात एक ही है। तो सेल के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। जैसे वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, और ये सेल के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बनती है। क्लियर है? बिल्कुल आगे देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को या अपना फीडबैक आप जरूर दिया करिए। क्लियर है? चलिए, तो गाइस देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि फाइल मेन्यू का एक टैब होता है, होम मेन्यू का टैब होता है,
वर्कशीट टैब्स होते हैं नीचे, टैब 1, टैब 2, टैब 3। वर्कबुक का नेम होता है यानी फाइल का नेम, जिसे वर्कबुक नेम कहा जाता है। और वर्कबुक का कंट्रोल बॉक्स होता है, जहां से आप इस पर्टिकुलर वर्कबुक को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, है ना, या फिर कंट्रोल करते हैं या फिर क्लोज करते हैं, यू कैन सी। क्लियर है? और ये जो बीच का एरिया है इसको आप वर्कशीट कहते हैं, यानी वर्कशीट एरिया है आपका। नेक्स्ट, डैश इज अ सेल बाउंड्री दैट स्पेसिफाइज विच सेल इज एक्टिव एट दैट मोमेंट। ये किससे पता चलता है, वो बाउंड्री कौन सी खिंची होती है जिससे आपको ये पता चलता है कि ये आपकी सेल बाउंड्री है। तो सेल पॉइंटर इज अ सेल बाउंड्री। सेल पॉइंटर आपका सेल बाउंड्री है जो स्पेसिफाई करती है कि विच सेल इज एक्टिव एट दैट मोमेंट, कि कौन सा सेल एक्टिव है इस मोमेंट में। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेल पॉइंटर या फिर सेल बाउंड्री। तो देख सकते हैं इस पार्टिकुलर डायग्राम के थ्रू, जब आपने माउस के थ्रू इस सेल पर क्लिक किया तो ये सेल हाईलाइट हो गया। अब ये हाईलाइट होने का मतलब क्या है कि एक बाउंड्री यहां पर बन गई। सो दिस पार्टिकुलर बाउंड्री इज कॉल्ड सेल बाउंड्री, या दिस पार्टिकुलर सेल इज कॉल्ड सेल पॉइंटर, और यही आपकी एक्टिव सेल भी होगा। तो रो हेडिंग क्या होता है, दिख रहा है आपको रोज की हेडिंग 1 2 3, जिसको आप सीरियल नंबर कहते हैं। सेल एड्रेस दिख रहा है कि सेल का जो एड्रेस है यानी नेम स्पेस में दिखाई देता है, ये सेल का पॉइंटर हो गया। और कॉलम की हेडिंग मतलब ABCD, है ना, ये कॉलम की हेडिंग हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश आर द ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डेटा। अगर हम एक्सेल शीट की बात करें या वर्कशीट की बात करें तो ग्राफिक्स और पिक्टोरियल फॉर्म में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल सही आपने सोचा कि चार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का हम यूज करते हैं। कई तरीके के चार्ट को इंसर्ट किया जाता है, और चार्ट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? बिल्कुल सही, अभी आपने देखा F11 के थ्रू हम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं MS एक्सेल में, राइट? बिल्कुल, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, बिल्कुल सही। तो चार्ट क्या है? चार्ट्स आर द ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डेटा। अब कई तरीके के चार्ट्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे पाई चार्ट हो गया, है ना, या फिर आपके लाइन चार्ट, बार चार्ट। तो बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होते हैं जिनको इंसर्ट किया जाता है MS एक्सेल शीट में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए यहां पर आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से हम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं MS एक्सेल में। लेआउट पर क्लिक करेंगे और लेआउट पे क्लिक करने के बाद चार्ट का ऑप्शन आएगा, और फिर इसके बाद जो भी चार्ट आप जानते हैं या जिस भी चार्ट के थ्रू आप इसको शो करना चाहते हैं डेटा को, आप चार्ट लेआउट या डेटा लेबल्स में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर आपका डेटा उस तरीके से शो हो जाएगा। जैसे कि देखिए टेबल में एक डेटा है और इसको चार्ट के फॉर्म में शो किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल इन विच यू आर करेंटली वर्किंग इज रिफर्ड एज। वो सेल जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं वो सेल क्या कहलाती है? बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। ये क्वेश्चन देखिए दो तरीके से आता है। वो शीट जिस पे आप करेंटली काम कर रहे हैं वो शीट कौन सी है? तो आंसर होगा दैट इज कॉल्ड एक्टिव शीट। और वो सेल जो करेंटली एक्टिव है या जिस पे करेंटली वर्क हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। नेक्स्ट, तो देख सकते हैं आप लोग इस पर्टिकुलर इमेज के थ्रू कि एक्टिव सेल क्या होगी, यानी वो सेल जो हाईलाइटेड सेल है ये आपकी एक्टिव सेल कहलाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट। नई वर्कशीट को इंसर्ट करने का क्या तरीका है? जैसे आप लोग शीट 1, शीट 2, शीट 3 पर काम कर रहे हैं और ये तीन आपकी बाय डिफॉल्ट वर्कशीट होती हैं, और अगर कोई नई वर्कशीट शीट 4 अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट तरीका क्या है? ऑल्ट के साथ शिफ्ट के साथ F1, जब आप ये तीन कीज को प्रेस करते हैं तो शीट 4 ओपन हो जाएगी, फिर प्रेस करेंगे शीट 5 ओपन हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो ऑल्ट शिफ्ट और F1, these combination of keys are used to open the worksheet in MS Excel। क्लियर है? याद रखिएगा, Alt Shift F1। नेक्स्ट, which of the following can be used
टू सिलेक्ट ऑल द कंटेंट इन वर्कशीट। वर्कशीट के सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होगा? तो सभी कुछ सिलेक्ट करना है तो इसका मतलब कंट्रोल ए करेंगे, और कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल ए। क्लियर है? नेक्स्ट, विच इज यूज टू ओपन द एक्सेल फॉर्मूला इन विंडो। एमएस एक्सेल में इसकी विंडो पर अगर आपको एक्सेल का फॉर्मूला बार ओपन करना है, या जहां पर सारे फॉर्मूले के स्टाइल लिखे होते हैं वो आपको ओपन करना है, तो आप किसके थ्रू ओपन कर सकते हैं ये आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन है शिफ्ट के साथ F1, शिफ्ट के साथ F5, शिफ्ट के साथ F3 और शिफ्ट के साथ F7। तो बताइए, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा शिफ्ट के साथ F3। जब आप प्रेस करेंगे तो एक्सेल शीट में फॉर्मूला विंडो आपकी ओपन होगी। अब ये फॉर्मूला विंडो होती क्या है, चलिए देख लेते हैं एक बार। दिस इज योर फॉर्मूला विंडो। जब आप बताई हुई शॉर्टकट की को जब आप यूज करेंगे तब आप इस पार्टिकुलर विंडो पर आ जाएंगे, जहां पर सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, ये सारे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, और जो भी आप अपने फॉर्मूला में यूज करना चाहते हैं यू कैन डायरेक्टली यूज फ्रॉम हियर। नेक्स्ट, द शॉर्टकट की टू रिपीट लास्ट एक्शन इन एमएस एक्सेल। जैसे कि अंडू होता है, यानी कंट्रोल प्लस जेड जब आप करते हैं तो आपका लास्ट एक्शन आ जाता है, लेकिन अब यहां पर कंट्रोल जेड तो दिया नहीं है, तो कंट्रोल जेड की जगह क्या कोई ऐसी फंक्शन की है जो आपके लास्ट एक्शन को रिपीट करती है? बिल्कुल है, दैट इज कॉल्ड F4। फंक्शन की फॉर F4 इज यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन इन एमएस एक्सेल। क्या यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे। हाउ आर दी डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्प्रेडशीट। यानी एक्सेल शीट में डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है? लाइंस और स्पेसेस की तरीके से, लेयर्स और पेन्स की तरीके से, हाइट और विड्थ की तरीके से, या रोज एंड कॉलम्स के तरीके से? बिल्कुल सही, रोज एंड कॉलम्स के तरीके से स्प्रेडशीट यानी एक्सेल शीट में डेटा को मैनेज किया जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन गाइस, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। अभी तक हमने शॉर्टकट की देखी कि F11 का यूज करके हम चार्ट को इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन चार्ट को क्रिएट करने के लिए किसी एक ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन कौन सा है? पाइवट टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट, या चार्ट विजर्ड? अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आंसर बनेगा इसका चार्ट विजर्ड। तो एमएस एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करने के लिए जो ऑप्शन है वो है चार्ट विजर्ड। जब आप चार्ट विजर्ड पे जाके इंसर्ट पे जाके क्लिक करते हैं तो डिफरेंट तरीके के चार्ट आपके वहां पर शो होते हैं, एंड यू कैन चूज एनी ऑफ द चार्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। देख सकते हैं यहां पर आप एक्सेल आपने ओपन करी, इंसर्ट आपने ओपन किया, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चार्ट के स्टाइल आपके सामने आ गए। Then you have to click any of them so that your data will be represented as per that particular chart. Next question. In MS Excel, dash allows user to bring together copies of workbooks that other user have worked on independently. एक्सेल शीट को आपस में ब्रिंग टुगेदर का मतलब मिलाने की बात की जा रही है। कई सारी वर्कशीट्स को आपस में मर्ज करने की बात की जा रही है, मिक्स करने की बात की जा रही है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? मर्जिंग होगा गाइस। तो एक्सेल शीट में मर्जिंग अलाउ करती है यूजर को कि वो कई सारी वर्कबुक की कॉपीज को आपस में मिला सके और तब उस पर इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके। तो आंसर इज मर्जिंग। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। ये सभी टर्म इनमें से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को इंडिकेट करते हैं सिवाय एक के। तो वो कौन सा ऐसा टर्म है जो एक्सेल शीट यानी स्प्रेडशीट को इंडिकेट नहीं करता? वर्कशीट, फॉर्मूला, सेल, या वायरस डिटेक्शन? तो वर्कशीट, फॉर्मूला और सेल ये तीनों स्प्रेडशीट यानी एक्सेल शीट का पार्ट हैं, लेकिन वायरस डिटेक्शन ये इसका काम नहीं है। तो आंसर बिल्कुल सही आपने दिया, दैट इज वायरस डिटेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which function displays row data in a column
और कॉलम डेटा इन अ रो। अगर आपने एग्जाम दिए होंगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो आप जानते होंगे कि ये क्वेश्चन सिंपल भी है और पूछा भी जाता है, राइट। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो डिस्प्ले करता है कॉलम के डेटा को रोज में, है ना, या फिर रोज के डेटा को कॉलम के फॉर्म में। तो ऐसा करना ये कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ये फंक्शन का नाम है जो आपके रो के डेटा को कॉलम में और कॉलम के डेटा को रोज में शिफ्ट कर देता है। आंसर होगा ट्रांसपोज। क्लियर है? मैक्रोज आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द मेन्यू। देखिए रेपिटेटिव तरीके के काम को करने के लिए मैक्रोज का यूज किया जाता है। और मैक्रोज किस लैंग्वेज में बनाए जाते हैं? तो आंसर होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन यानी वीबीए के थ्रू। तो यहां पर तीन तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेपिटेटिव तरीके से होने वाला जो काम है उसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर होगा मैक्रोज कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मैक्रोज किस लैंग्वेज की मदद से बनाए जाते हैं? तो आंसर है वीबीए, विजुअल बेसिक या फिर विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि मैक्रोज आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द मेन्यू। मैक्रोज किस मेन्यू में हमें मिलेगा? इंसर्ट में, रिव्यू में, व्यू में या डेटा में? बिल्कुल सही, व्यू इज द करेक्ट आंसर, यानी व्यू के अंदर ही आपका मैक्रोज का ऑप्शन गिवन होता है जो आपको रेपिटेटिव टास्क या फिर पॉज रिकॉर्डिंग या व्यू रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कमेंट्स पुट इन सेल आर कॉल्ड। देखिए एमएस एक्सेल में जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सेल होती हैं इनमें आप कमेंट्स को लिख सकते हैं। कमेंट क्यों लिखते हैं? जिससे कि आपको पता हो कि इस सेल में जो आप लिख रहे हैं वो किससे रिलेटेड है। तो इसे क्या बोला जाता है, यानी कमेंट को क्या बोलते हैं एक्सेल में? स्मॉल टिप, वेब टिप, सेल टिप या नन ऑफ द अबव। अगर आपने काम किया हुआ है तो आप जानते होंगे कि कमेंट को बोला जाता है सेल टिप इन एमएस एक्सेल। क्लियर है? तो कमेंट्स आर कॉल्ड सेल टिप। कॉनकैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, सम करना एक तरीके से। तो कॉनकैटिनेट करना टेक्स्ट का एमएस एक्सेल में किसके थ्रू किया जाता है? एपोस्ट्रॉफी के थ्रू, एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू, हैश के थ्रू या एम्परसैंड के थ्रू? तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा एम्परसैंड के थ्रू कॉनकैटिनेट करते हैं। डेटा को कॉनकैटिनेट करने के लिए एम्परसैंड सिंबल का यूज किया जाता है। हाउ डू यू रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर? एमएस एक्सेल में डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आप जानते हैं कि अगर डेटा को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्ट करना, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो इसका मतलब कहीं पर सॉर्ट गिवन है, बिल्कुल गिवन है, इसका मतलब डेटा देन सॉर्ट, ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवीजर इन एक्सेल वी यूज डैश फंक्शन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब आप किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो कभी कभी वो नंबर आपका पूरा डिविजिबल नहीं होता, तो इस केस में रिमाइंडर आपका रिटर्न होता है। तो रिमाइंडर को रिटर्न करने के लिए ऐसा कौन सा फंक्शन है एमएस एक्सेल में जिसको हम लोग यूज करते हैं? तो आंसर है एमओडी फंक्शन इज यूज टू रिटर्न अ रिमाइंडर इन एमएस एक्सेल। क्लियर है? आंसर इज एमओडी फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द रिमाइंडर। नेक्स्ट, a value used in a formula that does not change is called। MS Excel में वो फॉर्मूला या वो वैल्यू जो बदलती नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, स्टैटिक, वेरिएबल या नन ऑफ द अबव? तो वो वैल्यू जो बदलती नहीं है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, और वो वैल्यू जो बदल जाती है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो पूछ रहे थे जो वैल्यू नहीं बदलती है तो उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। Next, which of the following is used to enter the current time in worksheet? एक्सेल शीट में या वर्कशीट में करंट डेट और करंट टाइम दोनों को ही इंसर्ट किया जा सकता है, और दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट टाइम को इंसर्ट करने का कौन सा शॉर्टकट तरीका है? कंट्रोल शिफ्ट
और सेमी कॉलन, इसके थ्रू आपका करंट टाइम यानी जो प्रेजेंट टाइम हो रहा होगा वो एक्सेल शीट में ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। तो क्या याद रखना है, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन करंट टाइम के लिए। और अगर करंट डेट पूछें तो आंसर क्या होगा, ये लीजिए जनाब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एंटर द करंट डेट इन वर्कशीट। तो डेट के लिए थोड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, यानी कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन इज यूज टू एंटर द करंट डेट। तो आज कौन सी तारीख है, आज कौन सी डेट है, अगर आप ये इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन आप प्रेस करिए तो करंट डेट आपकी हो जाएगी, और कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन करेंगे तो करंट टाइम आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। द डिफॉल्ट व्यू फॉर अ वर्कशीट इज, देखिए वर्कशीट में अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो तीन तरीके के व्यू आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू अवेलेबल होता है वर्कशीट में, नॉर्मल, स्टैंडर्ड, पेज व्यू या बेसिक व्यू। तो डिफॉल्ट की बात करें तो नॉर्मल व्यू जिस पर हम लोग काम करते हैं वो नॉर्मल व्यू ही होता है ना। तो बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि नॉर्मल व्यू किस तरीके का व्यू है वर्कशीट में, बाय डिफॉल्ट व्यू, एडवांस्ड व्यू, है ना, जनरल व्यू। तो आंसर होता है बाय डिफॉल्ट व्यू। नेक्स्ट, टू मूव द प्रीवियस वर्कशीट प्रेस, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सपोज करिए आप तीन शीट आपके पास में है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप शीट 3 पर हैं और शीट 2 पर आना चाहते हैं, तो क्या कोई शॉर्टकट की है जिससे आप शीट 3 से शीट 2 पर आ जाए। जैसे माउस से आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन कोई शॉर्टकट तरीका है, बिल्कुल है। कंट्रोल के साथ पेज अप जब आप ये प्रेस करेंगे तो आप वर्कशीट में मूव कर सकते हैं, जैसे शीट 3 से शीट 2, शीट 2 से शीट 1, है ना, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस पेज अप। नेक्स्ट, डैश कीप द टॉप रो विजिबल while scrolling through the rest of the worksheet। यानी जब आप वर्कशीट पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो टॉप वाली रो है वो फिक्स हो जाए, तो कीप द टॉप रो विजिबल यानी वो आपको दिखती रहे। अगर आप वर्कशीट को स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो इसका मतलब उस रो को आप फ्रीज कर रहे हैं। और किस रो को आप फ्रीज कर रहे हैं, टॉप की रो को। तो टॉप की रो को फ्रीज करने का मतलब फ्रीज टॉप व्यू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आप जिस भी रो को चाहें या जिस भी कॉलम को चाहें उसको आप फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने का मतलब कि वो विजिबल होगा, जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे पूरी शीट को वो दिखता रहेगा। तो इसका मतलब होता है फ्रीज होना। और ऊपर वाली रो के बारे में पूछ रहा था तो वहां पर ऑप्शन देगा फ्रीज टॉप व्यू, और आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी टॉप वाली जो रो होगी उसको पूरे तरीके से ये फिक्स कर देगा, फ्रीज कर देगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टू एक्सेस द गो टू डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल यू कैन प्रेस। अगर आप गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे। देखिए गो टू डायलॉग बॉक्स आपका दो तरीके से आ सकता है। जब आप कंट्रोल एच यूज करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स आता है और वहां पर भी आपको जाना होगा गो टू ऑप्शन पर, तब गो टू आ जाएगा। या डायरेक्टली जब आप कंट्रोल के साथ जी प्रेस करते हैं तो गो टू का ऑप्शन आपका डायरेक्टली अवेलेबल होता है। तो आंसर क्या होगा, कंट्रोल के साथ जी। नेक्स्ट, डैश सेल इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सिंगल सेल बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिलेक्टेड सेल। क्रिएटिंग अ सिंगल सेल, आपको एक सेल बनानी है, कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा सेल को कंबाइन करना है और एक सेल बनानी है। तो क्या करेंगे, आप मर्ज करेंगे सेल्स को। जब आप एक से ज्यादा सेल को मर्ज कर देते हैं तो आपके पास एक काफी बड़ा सा एरिया आता है जो ब्लैंक तरीके से दिखता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेल को मर्ज करना। तो क्वेश्चन क्या था, डैश सेल इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सिंगल सेल बाय कंबाइनिंग यानी जोड़ना, दो या दो से ज्यादा सेल्स को जोड़ने का मतलब मर्ज करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। ये एक तरीके का पेज ओरिएंटेशन है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दो तरीके के आपके पेज ओरिएंटेशन होते हैं।
एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। यहां क्या पूछा जा रहा है, ये एक तरीके का पेज ओरिएंटेशन है इन विच द पेज इज टॉलर, जिसमें पेज टॉल साइज में दिखता है, देन इट इज वाइड, यानी रेदर देन इट इज वाइड, वाइड ना देख के टॉलर के साइज में देखना चाहते हैं, तो ये पेज ओरिएंटेशन आपका कौन सा है? बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, है ना। तो पोर्ट्रेट का मतलब कि ये टॉलर इन साइज है, दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। आप देख भी सकते हैं यहां पर, है ना, कि क्या डिफरेंस होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। तो जब आप MS एक्सेल पे जाएंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे, तब पेज ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन आता है जहां पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दो ऑप्शन होते हैं। बाय डिफॉल्ट की बात करें तो पोर्ट्रेट आपका बाय डिफॉल्ट मोड होता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर देयर, आंसर होगा 2। कौन कौन से? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, तो आंसर होता है पेज ओरिएंटेशन। बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? आंसर होता है पोर्ट्रेट। ठीक, और या फिर टॉलर में कौन सा दिखता है, तब भी आंसर होगा आपका पोर्ट्रेट। क्या यहां तक बात क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो हम लोग 60 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। 30 हम लोगों ने पार्ट 1 पर डिस्कस किए और 30 ही क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए पार्ट 2 पर। तो टोटल 60 क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके हैं गाइस। और आज की सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है इन विच ईयर, किस साल में, किस ईयर में माइक्रोसॉफ्ट रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्सेल फॉर विंडोज वर्जन, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को विंडोज वर्जन के लिए कब लॉन्च किया, कब रिलीज किया, वो कौन सा ईयर है? ऑप्शन है 1983, 1985, 1987 और 1989। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, राइट। वैसे इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कमेंट बॉक्स के नीचे ही, है ना। तो आप वेट करिएगा इस आंसर का वहां पे, और अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट सेशन में भी इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। तो आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।